जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन सबको जीतना है। आप विजेता बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी कामनाएं हैं आपके लिए। संविधान की आज की क्लास में मैं दिनेश गौतम आज को आपको पढ़ा रहा हूँ लोकसभा की शक्तियाँ। मित्रों, हम ये बात करने वाले हैं कि लोकसभा को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। यदि आपको लोकसभा के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारी लोकसभा के विषय में 3 वीडियोस पहले ही पड़ी हुई हैं। ये लोकसभा की अंतिम वीडियो होगी। यहाँ पे हम करने वाले हैं कि लोकसभा का महत्व क्या है। कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से क्या लोकसभा का महत्व है, निम्न में से क्या लोकसभा कौन कौन से काम करती है, अर्थात कौन कौन से काम नहीं करती है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स छुपी हुई हैं जो अभी आप बोर्ड पर देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, तो पहली बात देखिए, सबसे पहले लोकसभा की विधायी शक्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं। विधायी शक्ति से तात्पर्य होता है विधि बनाने की शक्ति, अर्थात कानून बनाने की शक्ति। तो बात यह होगी कि लोकसभा का कितना महत्व है कानून बनाने में, क्या प्रयोग है और कहां तक लोकसभा को शक्तियां प्राप्त हैं कानून बनाने के विषय में। तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो कानून बनाने के लिए विधेयक लाया जाता है। कानून बनाने के लिए लाया जाता है एक विधेयक, और इस विधेयक को अंग्रेजी में कहते हैं बिल। ये याद रखना है, जो कच्चा मसौदा होता है कानून बनाने के लिए उसे विधेयक कहते हैं और विधेयक को कहते हैं बिल। तो मित्रों, राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी किसी भी विधेयक का पास होना आवश्यक है, अर्थात वह लोकसभा में भी पास होना चाहिए और राज्यसभा में भी पास होना चाहिए। तभी वह राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा, और जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी तो तब वह कानून बन जाएगा। तो आपको एक बात का याद रखना है कि जो का विधेयक है कानून बनाने में जितनी शक्ति लोकसभा को प्राप्त है उतनी ही शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा में, राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों ही में कोई विधेयक पास होना चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देंगे, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून बनेगा, और कानून को अंग्रेजी में कहते हैं एक्ट बनेगा, जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। तो पहली बात। दूसरी बात इसके विषय में आप देखिए कि यदि साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं है, यदि राज्यसभा ने उसे पास कर दिया है और लोकसभा ने पास नहीं किया है, या फिर लोकसभा ने पास कर दिया है और राज्यसभा ने पास नहीं किया है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वो संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। तो इसके बारे में दूसरी बात, विधेयक विधायी शक्ति के बारे में दूसरी बात है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, तो आपको ये याद होगा, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले वीडियो को पॉज करिए और यहीं पर आप पहले लिखकर बताइए कि संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद में है। तो मैं बताता हूं, देखिए, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। बात यह है कि ये कब बुलाया जाता है, याद रखना है, साधारण विधेयक के विषय में जब लोकसभा और राज्यसभा सहमत ना हो किसी बात पर, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। एक प्रश्न और आता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। इन छोटी छोटी बातों को आप लिख लेना अपनी कॉपी में, कॉपी पेंसिल लेकर बैठो क्लास में और देखो आपको कितना मजा आएगा, सब चीज समझ में आएगी अच्छी तरीके से। तो लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। यहां पर लोकसभा को कौन सी शक्ति प्राप्त है, आपको याद होगा कि राज्यसभा में जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो 245 है, तथा लोकसभा में जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो 545 है। तो यहां पर देखने को पता चलता है कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है राज्यसभा की सदस्य संख्या के लगभग दुगने के बराबर है। और संयुक्त अधिवेशन में कोई भी बिल
केवल साधारण बहुमत से पास किया जाता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। साधारण बहुमत से प्राप्त किया जाता है। पुराने पेपर उठा के देख लेना, आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन में कोई भी बिल अगर पास करना है तो किस तरह के बहुमत से पास करना होगा। मैं बता देता हूं, साधारण बहुमत से पास करना होगा। साधारण बहुमत से पास करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा है, इसलिए निर्णय लोकसभा के सदस्यों के साथ चला जाता है। अर्थात लोकसभा के सदस्य क्योंकि संख्या में ज्यादा होते हैं, इसलिए लोकसभा के सदस्य अपने पक्ष में निर्णय लेवा लेते हैं। अर्थात वो बात माननी पड़ती है राज्यसभा को जो लोकसभा चाहती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होती है। देखिए यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे बिंदु मैंने क्लियर करा दिए, तो ये लोकसभा की विधायी शक्तियां खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी शक्तियों के बारे में कि लोकसभा की और दूसरी शक्ति क्या है। लोकसभा की दूसरी शक्ति है कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करना। किसके ऊपर? कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करना। आपको एक बात समझ लेनी है कि कार्यपालिका आखिर होती क्या है। देखिए, कार्यपालिका कहते हैं मंत्री परिषद को। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका का मतलब है मंत्री परिषद। इसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मंत्री परिषद वाली वीडियो देख लेना। मंत्री परिषद क्या होती है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो मंत्रियों का एक समूह होता है उसको मंत्री परिषद कहते हैं, और मंत्री परिषद जो है कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये छोटी सी बात मैंने बता दी। तो मंत्री परिषद पर लोकसभा किस प्रकार से नियंत्रण करती है, किस प्रकार से मंत्री परिषद पर काम कराती है, ये बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, पहली बात, पहली जो सबसे पहली चीज है अनुच्छेद 75 क्लॉज 3। यहां पर फिर एक अनुच्छेद आ गया है। यदि आप संविधान के एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो अभी पेन रखिए, वीडियो को रोकिए और फटाफट मेरी बात का जवाब दीजिए कि अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में क्या है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है आप हमारी बात मानेंगे और इसका जवाब देंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में है, 75 क्लॉज 3 में है, 75 क्लॉज 3 में है सामूहिक उत्तरदायित्व में है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका मतलब क्या है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये पहली कहानी हो गई। दूसरी कहानी लिखिए, दूसरी कहानी देखिए। मंत्री परिषद केवल तभी तक पद पर रहती है जब तक कि मंत्री परिषद को बहुमत प्राप्त है। लोकसभा में बहुमत जब तक प्राप्त है, मंत्री परिषद तभी तक अस्तित्व में रहती है। यदि वो उनको बहुमत प्राप्त नहीं रहा तो सरकार गिर जाएगी। बहुमत प्राप्त होने का मतलब है कि 545 में से लगभग 272 सदस्य सरकार के पक्ष में हमेशा चाहिए, तभी तक वो मंत्री परिषद अस्तित्व में रहेगी। तीसरी बात है कि अगर निम्न चीजें हो जाए, मैं 3-4 चीजें बता रहा हूं कब निम्न चीजें होंगी, जब मंत्री परिषद को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें हो जाएं? देखिए, पहली चीज देखिए, यदि इस्तीफा कब देना पड़ेगा, यदि मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। यदि बजट नामंजूर हो जाए, जो सरकार ने बजट बनाया है और बजट को लोकसभा में पेश किया है, यदि बजट नामंजूर हो जाए, अगर बजट को पास कराना जिम्मेदारी है, यदि बजट पास नहीं करा पाई मंत्री परिषद, जो कि मंत्री परिषद ने ही बनाया है, प्रधानमंत्री की मदद से बनाया है, वित्त मंत्री की मदद से बनाया है, तो सरकार गिर जाएगी। यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को रोक दिया जाए, यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर
धन्यवाद प्रस्ताव को रोक दिया जाए। धन्यवाद प्रस्ताव को रोक दिया जाए। राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद अभिभाषण करते हैं और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। उस धन्यवाद प्रस्ताव को यदि विपक्ष रोक दे तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाता है। यहां तक की बात हुई। अगली बात क्या है? अगली बात, चौथी बात देखिए, इसमें चौथी बात देखिए, लोकसभा मंत्रियों से नीति पर प्रश्न पूछ सकती है। चौथी बात मैं बताता हूं और कैसे नियंत्रण रखा जाता है। जो मंत्री हैं उन मंत्रियों से लोकसभा प्रश्न पूछ सकती है नीतियों पर, सरकार की नीतियों पर लोकसभा मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है। तो प्रश्न पूछ सकती है तो उसे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है मंत्री को। काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये विपक्ष ही लेकर आता है। काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव भी लेकर आता है विपक्ष। यदि निंदा प्रस्ताव आ गया तो भी उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। और सरकारी विधेयक में संशोधन करा सकती है। सरकारी विधेयक को विपक्ष के नेता रुकवा देते हैं। ये सारे काम लोकसभा में ही होते हैं। इस प्रकार लोकसभा कार्यपालिका शक्तियों पर, कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण रखती है, अर्थात मंत्रिपरिषद को कंट्रोल में रखती है। ताकि कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है पीसीएस अन्य और एसआई की परीक्षा में कि निम्न में से विपक्ष किस प्रकार से कार्यपालिका पर या मंत्रिपरिषद पर दबाव बनाता है। वो दबाव बना सकते हैं निम्न कदमों को उठाकर। सामूहिक उत्तरदायित्व, तो उनको अपना वहाँ पर विश्वास पास कराना होता है। वो पद पर तभी तक रह सकती है जब तक बहुमत है। मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है विपक्षी पार्टी। और बजट को यदि विपक्षी पार्टी नामंजूर करा दे तो भी उनको सरकार गिर जाएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को रोक दे, उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न हैं जो कि इससे संबंधित हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठना, इन सारी चीजों को लिख लेना। क्लासेस थोड़ी बड़ी हो सकती हैं मित्रों। अगली बात देखिए, यहां से हम अगली बात करते हैं। एक और बात यहां पर आई कि रिपोर्ट पर विचार की शक्ति है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो सरकारी महकमे बनाते हैं और उन सारी रिपोर्ट्स को लोकसभा में पेश कराया जाता है और लोकसभा मिलकर उन पर विचार करती है। इस विचार करने से मंत्रिपरिषद पर और सरकार पर लोकसभा का कंट्रोल पैदा होता है, कंट्रोल बनता है और उनको ये भय रहता है कि हमारी रिपोर्ट्स को लोकसभा चेक करेगी, उनके पटल पर ये रखा जाएगा, संसद के पटल पर। तो देखिए कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं ऐसी अविश्वास रिपोर्ट्स पर विचार करने की शक्ति लोकसभा विचार करती है। कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, किस किस की रिपोर्ट्स हैं? लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट को लोकसभा में और संसद के पटल पर रखवाया जाता है। लोकसभा उनकी जांच करती है। SC ST आयोग की रिपोर्ट भी आती है और उसको भी संसद के पटल पर रखवाया जाता है। लोकसभा उसकी जांच करती है, उसकी पहचान करती है। तो एक बार फिर आ गया है एक क्वेश्चन, आप मुझे बताइएगा SC ST आयोग कौन कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं? और वित्त आयोग की रिपोर्ट भी संसद में रखी जाती है। वित्त आयोग की रिपोर्ट की भी लोकसभा जांच करती है। वित्त आयोग की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच कौन करता है? लोकसभा जांच करती है। इसको संसद के पटल पर रखवाया जाता है। और भाषा आयोग की रिपोर्ट, भाषा आयोग की रिपोर्ट आप याद कर लेना। मैंने राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया था। राष्ट्रपति टॉपिक में एक पॉइंट था कि राष्ट्रपति निम्न आयोगों की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाते हैं। ये फिर आएंगे सारे आयोगों की
प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से किसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति पटल पर नहीं रखवाते। इन सारी रिपोर्ट्स को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाते हैं। लोकसभा के विषय में लोकसभा इन सारी रिपोर्ट्स को पढ़ती है और प्रश्न करती है, इससे सरकार पर दबाव बनता है। ये है लोकसभा का महत्व मित्रों। अगली बात पर आते हैं मेरे विजेताओं, अगली बात पर आते हैं वित्तीय शक्ति के विषय में। देखिए, वित्तीय शक्ति, पैसे के मामले में संसद को लोकसभा को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। पहली बात तो याद रखना है, वित्तीय शक्ति के विषय में लोकसभा अधिक मजबूत है, राज्यसभा को गौण शक्तियां प्राप्त हैं, बहुत कम शक्तियां प्राप्त हैं, सारी शक्तियां पैसे के विषय में लोकसभा को ही प्राप्त हैं। पहली बात, अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक प्रथमतया केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। तो अनुच्छेद 109 वित्तीय शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ से देखिए, वित्तीय शक्तियों में अनुच्छेद 109 में दिया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा। प्रथमतया सबसे पहले लोकसभा में ही पेश होगा, इसको कभी भी राज्यसभा में प्रथमतया पेश नहीं किया जाता है। जब लोकसभा इसे पास कर देती है तो धन विधेयक राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक के विषय में केवल मंजूरी देनी होती है। यदि राज्यसभा धन विधेयक के विषय में कोई सिफारिश देती है तो उस सिफारिश को लोकसभा माने या ना माने, ये लोकसभा की मर्जी की बात है। अर्थात राज्यसभा धन विधेयक के विषय में, धन के विषय में बहुत ही गौड़ है वहां पर। दूसरी बात और है कि यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा धन विधेयक को वापस नहीं करती है तो उसी रूप में और स्वरूप में धन विधेयक को पास मान लिया जाता है। ये धन विधेयक के विषय में लोकसभा की शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया। वार्षिक बजट अगली बात है। वार्षिक बजट के विषय में देखिए, वार्षिक बजट जो होता है और अनुदान की मांग, ये हम आगे करेंगे क्या होती है अनुदान की मांग, पर जो अंतिम रिपोर्ट है या अंतिम मंजूरी देने का जो काम है वो केवल लोकसभा का है। आप इतना ही याद रखें ना, वार्षिक बजट को मंजूरी केवल लोकसभा देती है और अनुदान की मांग को मंजूरी केवल लोकसभा देती है। ये वित्तीय शक्तियां हो गई। अगली चीज में देखते हैं, संविधान संशोधन करने में भी लोकसभा को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। तो यहाँ पर है संविधान संशोधन की क्या शक्ति है, लोकसभा को संविधान संशोधन में कौन सी शक्ति प्राप्त है। पहले मैं मौखिक बता देता हूँ। संविधान संशोधन को 368 अनुच्छेद में दिया गया है। जब साधारण विधेयक पर देखिए, पहली बात सुनिए, पहली बात यह है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। अर्थात लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं पहले और राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। दोनों ही सदनों में संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग पास किया जाएगा। अलग अलग पास करने की विधि होती है कि जो सदन की संख्या है उसके बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अलग अलग दोनों सदनों में वह विधेयक पास होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक पास होना चाहिए। तो देखिए मैं बताता हूँ संविधान संशोधन विधेयक के विषय में कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में दिया गया है, ये तो है अनुच्छेद। दूसरी बात है, संविधान संशोधन किसी भी सदन में पेश हो सकता है। तो लोकसभा में भी पेश हो सकता है, पहले राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। संविधान संशोधन दोनों सदनों से अलग अलग पास होगा, अलग अलग पास होना अनिवार्य है। और ये पास होने की विधि क्या होगी, मतलब कितना बहुमत चाहिए, कुल सदस्यों का बहुमत कि जितने सदस्य हैं उनका आधा तो चाहिए ही चाहिए, तथा
एवं वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इस तरीके से संविधान संशोधन विधेयक पास किया जाता है। एक और बात है, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में मैं सारी चीजें बता चुका हूं कि संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने की इजाजत नहीं है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। और अंतिम शक्ति है लोकसभा की, निर्वाचक मंडल का अंग होती है लोकसभा। और हम लोग यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि कौन कौन से चुनाव में लोकसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। पहली बात सुनिए, लोकसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ये प्रश्न आया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी लोग वीडियो को रोककर एक बार ये लिखें कमेंट में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में है। देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 54। तो बात हम लोग कर रहे हैं निर्वाचक मंडल का अंग होती है लोकसभा। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 का मतलब क्या है? लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेती है। लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेती है। तो ये निर्वाचक मंडल का अंग होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राइट। दूसरी बात है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में है लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और क्या है? अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 में दिया गया है कि लोकसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे तथा एक व्यक्ति को लोकसभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित करेंगे। तो याद रखना है, लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन, लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन में भाग लेते हैं केवल लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन एवं लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन केवल लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। तो मित्रों, 93 अनुच्छेद, यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एक वीडियो हाल ही में हमने बनाई है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में। आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा किस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, किस प्रकार से उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। यदि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष के क्या कर्तव्य होंगे, अध्यक्ष के क्या कर्तव्य हैं, यदि दोनों अनुपस्थित हैं तो उस स्थिति में कौन कौन से काम होंगे। तो मित्रों, उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा। आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, इसके लिए हम आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आपको अपनी प्रार्थनाओं में रखते हैं। आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसी प्रकार देखते रहिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।